ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबर, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो समुदाय आमने सामने, एसपी सिटी भारी फोर्स के साथ पहुंचे मौके पर। नाई की मंडी क्षेत्र में सामने आई नेता की दबंगई, एक महिला के घर पर किया कब्जा, पीड़िता बेहद परेशान। प्रमुख सचिव की फटकार के बाद जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, संतोषजनक कार्य पूरा न होने पर 6 लेखपालों का निलंबन। और विश्वविद्यालय अधिकारियों ने सपा छात्र सभा के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, अब छूटे पसीने कैसे करें मामले को रफा दफा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार देर रात दो समुदायों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी समीर सौरभ भारी फोर्स लेकर थाना नाई की मंडी पहुंच गए। थाना नाई की मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब दो समुदाय आमने सामने आ गए। मामला प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के निवासी भोलू कुरैशी ने स्थानीय निवासी नरेंद्र से एक मकान खरीदा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। घटना ये कि एक मकान जो है भोलू कुरैशी साहब ने लिया था और उसको उनका जो एक पोजीशन जिसके पास था वो पोजीशन देके एक चला गया था। तो आज उसकी मदर जो है ताला खोल के अंदर जा रही थी, उसको लेके दूसरे पक्ष को एतराज़ हुआ और दोनों ही पक्ष सम्मानीय है और इलाके में शांति की नज़र से पुलिस उनको दोनों को ले आई थी। अब हम लोगों ने संभ्रांत नागरिकों ने ये चाहा कि इस मामले को सुलह करा दिया जाए और इस संबंध में कल बैठक भी होगी ताकि मामला सुलझ जाए, हिंदू मुस्लिम मामला ना बने, सांप्रदायिक सद्भावना बरकरार रहे। क्या हुआ, छोड़ दिया, पकड़ाई हुई, क्या हुआ? अब निवेदन किया है, शायद इंशाल्लाह छोड़ देंगे अभी और छूट जाए। दोनों पक्ष अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं, ऐसा नहीं। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? एक भोलू कुरैशी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो दूसरे भाई मुझे मालूम नहीं, वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन दोनों सम्मानीय हैं, समझदार हैं। मकान को लेकर के छोटा सा विवाद था जिसको लेकर के कुछ अफवाह उड़ गई थी। उस संबंध में जिन दो लोगों का विवाद था उन लोगों को यहाँ ले आकर के 151 में उनको चालान किया गया है और जो प्रकरण है उसके बारे में दोनों पक्षों को हिदायत दे दिया गया है और मौके पे फोर्स तैनात है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब शांति है। थाना परिसर में हुए इस विवाद से मुस्लिम महकमे में हड़कंप मच गया, जिसमें एसपी सिटी समीर सौरभ कई थानों का फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही की बात की जा रही है। नाई की मंडी इलाके में नीला मोती कटरा क्षेत्र में एक सपा नेता की दबंगई सामने आई है, जहां सपा नेता मनोज यादव ने एक महिला के घर पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित महिला अब थाना नाई की मंडी के चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला फूलरानी खंडेलवाल पुलिस थाने और चौकियों के चक्कर लगा रही हैं। पीड़ित महिला की सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं सपा नेता पीड़ित महिला को बार बार धमकी दे रहा है। सपा नेता मनोज यादव की दबंगई से पीड़िता काफी परेशान है और पीड़िता का आरोप है कि घर में घुसकर सपा नेता द्वारा गाली गलौज की जा रही है। पुलिस थानों में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि पीड़िता की सुनवाई आखिर कब तक हो पाती है। मेरे को बिंटू ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि इसे मनोज घर पे नहीं है ना उसका भाई घर पे, ऐसे तीनों जन परेशान करते। मेरा बच्चा मनबुद्धि है, 11 साल की उम्र है उसकी, मनबुद्धि है, लड़की है। क्या बोलते हैं आपसे, क्या प्रॉपर्टी भी कब्जा करना चाहते हैं? हाँ जी, हमारे प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहते हैं वो और ज़बरदस्ती करते हैं, हमें धमकी देते हैं, हमें छत पे चढ़ने नहीं देते हैं, हमें बदतमीजी करते हैं हमारे संग। मनोज यादव, बिंटू यादव और वो बबलू यादव तीनों हमारे संग बदतमीजी करते हैं क्योंकि हमारे सीढ़ी एक ही है, उतरने चढ़ने में हमें दिक्कत होती है। गुंडे का ऊपर आते हैं बहुत और कब्जा। हाँ, नेता की धमकी, समाजवादी पार्टी की धमकी देते हैं। अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता कहलाते हैं और सबको डराते रहते हैं मनोज यादव। मेरी पत्नी के कमरे में चाँजब घुस जाते हैं और बदतमीजी करते हैं। मैं जाता हूँ तो पुलिस मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती, कोई ढंग से वो नहीं करती। वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता बताता है और मेरी दुकान पे आकर के मेरे ग्राहकी ने पूरी ख़त्म कर दी है। पुलिस से शिकायत करी आपने? मैंने पुलिस से कई बार शिकायत कर चुका हूँ मैं
लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नेता बताता है। उनके मुलायम सिंह के रिश्तेदारों से अपना रिश्ता जोड़ता है और जो है कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बदतमीज किस्म का आदमी है। ताजनगरी में दनादन हो रही वारदातों को लेकर पुलिस बेचैन है, जिसे लेकर एसपी सिटी समीर सौरभ ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तमाम आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के इतिहास में नाकामी ही हासिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार देर रात एसपी सिटी ने ताज नगरी में चेकिंग अभियान भी चलाया। एसपी सिटी समीर सौरभ ने पालीवाल पार्क सहित कई स्थानों का जायजा लिया। देर रात चली इस चेकिंग में अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। ये वाहन पे आपराधिक दृष्टि से चेकिंग है और ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो असलहे के साथ या नाजायज़ असलहे के साथ कोई ऐसे आपत्तिजनक वस्तु के साथ कहीं मूवमेंट तो नहीं कर रहा है। अपराध रोकने की दृष्टि से चेकिंग हो रही है और पूरे शहर में प्रभावी चेकिंग इस समय जारी है। आमतौर पे 2 पहिया वाहनों की है, लेकिन अगर कोई वाहन 4 पहिया भी संदिग्ध है तो उसकी चेकिंग की गई। प्रमुख सचिव की फटकार के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने एक साथ 6 लेखपालों को किया सस्पेंड, जिनका काम संतोषजनक नहीं पाते हुए एसडीएम सदर ने जिनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद जहां लेखपालों में भारी नाराजगी है, तो वहीं तहसील में काम करने वाले दूसरे लोगों ने भी इसे एक तरफा कार्यवाही करार दिया है। प्रमुख सचिव नियोजन संजीव मित्तल ने बेशक शुक्रवार को तहसील का निरीक्षण किया हो, पर उसका असर शनिवार को दिखाई पड़ा, जहां जिला प्रशासन को पड़ी उनकी डांट ने अपना काम कर दिखाया। तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिसके बाद 1-2 नहीं बल्कि 6 लेखपालों को निलंबित कर दिया, पर उनकी इस कार्रवाई से तहसील कर्मियों में बेहद असंतोष है। मुझे पता चला है, तहसील आया है कि 6 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई गलत हुई है। अगर लेखपाल दोषी हैं तो उतने दोषी कानूनगो हैं और उससे ज़्यादा दोषी तहसीलदार और एसडीएम हैं, इसलिए कि इन्हीं के लास्ट अथॉरिटी यहीं होते हैं और इन्हीं के द्वारा जारी किए हुए प्रमाण पत्र होते हैं, तो इनको अभी सस्पेंड होना चाहिए। ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सचिव से मिले थे, क्योंकि यहाँ पे 10 से 11 हज़ार सर्टिफिकेट आ जाती के पेंडिंग थे, जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। इसके लिए प्रमुख सचिव महोदय ने डीएम साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को डांट भी लगाई थी, तो उसके लिए उनमें बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। उन्होंने बदले ही कार्रवाई करते हुए 6 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया, जबकि उनकी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि किसी भी लेखपाल के सर्टिफिकेट सिग्नेचर करने से जारी नहीं होता। उसका लास्ट अथॉरिटी तहसीलदार और एसडीएम होते हैं, उनके बिना जारी नहीं होते। और परसों रात तक ये सारे सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। कल जब प्रमुख सचिव महोदय ने इनको डांट लगाई है, तो ये बदले ही कार्रवाई करते हुए इन्होंने सारी गाय लेखपालों पर गिरा दी, जो कि बिल्कुल ही गलत है, और इन्होंने 7 से 8 हज़ार सर्टिफिकेट रोक दिए। निलंबित होने वाले लेखपालों में देवेंद्र उपाध्याय, प्रकाश चंद्र निराला, माजिद हसन, राकेश श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम बंसल और रवि राठौर हैं। उनके समर्थन में काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। गौरतलब है कि इन लेखपालों को अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के रिपोर्ट्स दगाने के आरोप में निलंबन झेलना पड़ा है। अब इस कार्रवाई के बाद अनेक सरकारी विभागों में खलबली मच गई है। तहसील सदर में भी जगह जगह ये प्रकरण चर्चा का विषय बना रहा। तहसील सदर में एक साथ हुए 6 लेखपालों का निलंबन अब तक की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई बताई जा रही है, जिसे तहसील के बड़े अधिकारियों ने अंजाम दिया है। मगर वो शायद ये भूल गए कि किसी भी प्रमाण पत्र पर लेखपाल के अलावा कानूनगो और तहसीलदार के भी हस्ताक्षर होते हैं। अगर लेखपाल ने रिपोर्ट गलत दी थी तो फिर इन लोगों ने क्या देखा, और अगर उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट ओके कर दी तो फिर इस प्रकरण में वो भी उतने ही दोषी हैं। एसडीएम साहब, फिर केवल लेखपालों के खिलाफ ही निलंबन की कार्रवाई करना कहाँ का इंसाफ है। कैमरा पर्सन नीरज वर्मा के साथ दीपक राज, ताज न्यूज, आगरा। समाजवादी पार्टी शहर इकाई द्वारा जिला कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मैनपुरी लोकसभा में उपचुनाव के दौरान आगरा शहर की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी की शहर इकाई की मासिक बैठक का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। ये बैठक इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज की बैठक का मेन एजेंडा मैनपुरी उपचुनाव में शहर इकाई की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर चर्चा हुई और सभी वक्ताओं ने इस संदर्भ में अपनी राय भी रखी। लेकिन इसी बीच एक कार्यकर्ता ने अपनी बात रखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाए कि आज भी पार्टी के आम कार्यकर्ता को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे ही कार्यकर्ता ने बोलना शुरू किया,
बैठक का माहौल गर्म हो गया और बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने किसी तरह कार्यकर्ता को शांत करा मामले को रफा दफा किया। बैठक के दौरान विवाद की स्थिति कोई पहली बार नहीं बनी। इस तरह की स्थिति बैठकों में पहले भी बन चुकी है, लेकिन अनुशासित रहने की ताकीद के बाद भी कार्यकर्ता उत्तेजित होते ही रहते हैं, पर पार्टी नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की राजनीति इन दिनों बेहद गर्मा रही है। बीते दिनों सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों के खिलाफ थाना न्यू आगरा में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने छात्र नेताओं पर कंप्यूटर सेल से डेटा हार्ड डिस्क तोड़ने का आरोप लगाया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में हंगामे के बाद इन दिनों एक और मामला गरमा रहा है। मामला सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र नेताओं से जुड़ा होने की वजह से अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने थाना न्यू आगरा में सपा छात्र सभा के शहर अध्यक्ष निर्वेश शर्मा सहित 6 लोगों के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों ने छात्र नेताओं पर खंदारी परिसर स्थित कंप्यूटर सेल में तोड़फोड़ करने, कर्मचारियों को धमकाने, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लूटने का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक इसी हार्ड डिस्क में सत्र 2013 और 2014 का रिजल्ट डेटा था। ऐसे में छात्र नेताओं की करतूतों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस सत्ता के दबाव में छात्र नेताओं को कब तक गिरफ्तार करती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोपुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2 आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज न्यूज। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों पर हुए लाठीचार्ज और फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद पार्टी नेता अब शांत होकर बैठ गए हैं। आंदोलन में गए कई वरिष्ठ नेताओं को छोड़ पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मुकदमे में नामजद किया है। अब कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने और पार्टी पदाधिकारियों की चुप्पी बेहद सता रही है। बीते दिनों कमिश्नरी पर बिजली, सड़क, पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बजाई थी। लाठीचार्ज होने के बाद थाना ताजगंज में 20 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक धरना देने नेताओं के नेतृत्व में गए थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब मुकदमे का डर सता रहा है। इस पूरे मामले पर पार्टी के कार्यकर्ता कैमरे के सामने भले ही बोलने को तैयार न हो, लेकिन मन टीस जरूर है। कार्यकर्ताओं को डर है कि कहीं इस मामले में गिरफ्तारी न हो जाए। अगर बड़े नेताओं को पूरे मामले से पुलिस बचा रही है तो आगामी आंदोलनों में कार्यकर्ता पीछे खड़े होंगे। आगरा में एक और तो चोर लुटेरे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस नाकाम क्यों है उसका अंदाजा आप ये खबर देखकर ही लगा सकते हैं। जहां खुद पुलिस का कहना है कि वो समाज सुधारक नहीं। जेब कतरे के भगा देने के बाद ताज न्यूज ने सिपाही से भगाने का कारण पूछा तो सिपाही ताज न्यूज के रिपोर्टर को ही गायब करा देने की धमकी देने लगा और ताज न्यूज के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की भी कर डाली। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये सिपाही यातायात का है जो अपनी दबंगई कैसे दिखा रहा है आप खुद देख सकते हैं। आखिर क्यों कैमरा देखते ही ये बौखला गया, ये हम आपको बताते हैं। मामला सिंजोन्स चौराहे का, जहां एक बस में जेब कटने की बात सामने आई तो चौराहे पर तैनात एक होमगार्ड आरोपी को अपने साथ तैनात सिपाही के पास ले गया, लेकिन इस सिपाही ने बिना जांच पड़ताल किए ही उसे वहां से भगा दिया। जब ताज न्यूज की टीम ये पूरा वाकया अपने कैमरे में कैद कर रही थी तो सिपाही ने ताज न्यूज के रिपोर्टर को ही गायब करने की धमकी दे दी। देखिए कैसे ये गायब करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी ये रिपोर्टर को कहीं भी देख लेने की धमकी लगातार देता रहा। यहाँ तक कि इसने हमारी टीम के फोटो भी खींची और देख लेने की लगातार धमकी दी। वहाँ मौजूद होमगार्ड और एक महिला होमगार्ड मूक दर्शक बने रहे। इस मामले की पूरी जानकारी ताज न्यूज के रिपोर्टर ने एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार त्रिपाठी को दी। इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की फुटेज ताज न्यूज से मांगी है, जिससे आरोपी सिपाही पर कार्रवाई की जा सके। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी पत्रकार के साथ हाथापाई हुई हो। इससे पहले भी कई पत्रकारों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन आला अधिकारी कार्रवाई की बात कहकर मामला निपटा देते हैं। गौरतलब है कि एमजी रोड पर सिटी बसों में जेब कतरों का एक गिरोह सक्रिय है, जो आए दिन लोगों की जेब साफ कर आसानी से फरार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाते, जिसके चलते इनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आला अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। आगरा विकास प्राधिकरण में मंडलायुक्त के आदेश का असर अब दिखने लगा है, जिसके बाद लगातार विभाग अवैध निर्माणों पर अपनी नजर रखे हुए है। इसी क्रम में शनिवार को एडीए ने होटल लॉरीज के बाहरी निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया है और आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। एडीए के समाधान दिवस में आए पिछले दिनों मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर को मिली अवैध निर्माणों की शिकायतों के बाद दिए गए आदेश का असर अब विभाग की कार्यशैली पर दिखने लगा है, जिसके बाद लगातार विभाग अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने में जुटा है। इसी क्रम में शनिवार को एमजी रोड पर बने होटल लॉरेंस के बाहरी निर्माण को एडीए की टीम ने सील कर दिया और मालिकों से जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने की सूरत में इस अवैध निर्माण को धाराशायी भी कर दिया जाएगा। ये शासन द्वारा प्राधिकरण के कई सहायक अभियंताओं को और अवर अभियंताओं को स्थानांतरित किया गया था और कुछ नए सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं को आना था। तो उसी के क्रम में यहाँ सहायक अभियंता और अवर अभियंता रिलीव किए गए और जो नए आए हैं उनमें से उन लोगों को नया प्रभार दिया गया है। कुछ लोगों के पूर्व में जो हैं उन्हें भी प्रभारों पर परिवर्तन किया गया है। हमारे यहाँ जो संपत्ति के प्रभार देख रहे थे उनके जाने से पद खाली हो गया था, तो उनकी जगह एक नए सहायक अभियंता को तैनात किया गया है।
इसी प्रकार मेंटेनेंस का काम है, जो मॉनिटरिंग सेल का जो काम देख रहे थे, तो वो सब काम के लिए एक सहायक अभियंता नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि एडीएम में शासन के आदेश के बाद प्रत्येक तीसरे गुरुवार को समाधान दिवस लगाए जाने के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें इस बार मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर भी पहुंचे थे, जिन्हें सबसे ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें मिली, जिसके बाद मंडलायुक्त काफी नाराज दिखाई दिए, जिसका असर अब लगातार दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना होगा कि विभाग अन्य अवैध निर्माण पर कब तक कार्यवाही कर पाता है। प्रदीप भटनागर के आदेश के बाद एडीए अब गंभीर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि लगातार एडीए अवैध निर्माणों पर सख्ती बरत रहा है और लगातार सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसी क्रम में आज लोरीज होटल के नए निर्माण पर एडीए ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। बहरहाल देखना होगा कि शहर में बनी तमाम अवैध बिल्डिंगों को एडीए कब तक सील कर पाता है। अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण में ट्रांसफर होने के बाद भी कई अधिकारियों को रिलीव नहीं किया गया था, जिसका कारण था विभाग में अधिकारियों की कमी। लेकिन बाहर से आए अधिकारियों के आ जाने के बाद इन्हें रिलीव कर दिया गया और नए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, तो कई लोगों को पदोन्नति भी किया गया है। अवैध निर्माण पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाती है। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया था लॉरीज होटल के कैंपस में। वहाँ मानचित्र स्वीकृत हुआ था, किंतु उन्होंने सेटबैक को घेर कर निर्माण किया था, तो शिकायत मिलने पर उसे सील कर दिया गया है और उसमें एक्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आईफा इस वर्ष भी 9वां एनुअल अवार्ड फंक्शन आयोजित करने जा रहा है। शनिवार को आईफा फैशन अवार्ड्स 2014 के पोस्टर का विमोचन किया गया। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अक्टूबर में आयोजित होने वाला यह अवार्ड फंक्शन आज पूरे देश के भावी फैशन डिजाइनर्स में काफी लोकप्रिय हुआ है। फैशन की दुनिया में थोड़े समय में अपना स्थान बनाने वाले आईफा ने पोस्टर विमोचन कर फैशन अवार्ड्स 2014 की घोषणा की। संस्थान पिछले 8 वर्ष से इस तरह के कार्यक्रम करता आ रहा है। संस्थान निर्देशक के मुताबिक इस आयोजन का उद्देश्य भावी फैशन डिजाइनर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इस शो में पूरे देश के फैशन डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को 8 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में ही कई शहरों से एंट्रीज आ चुकी हैं। इस आयोजन में भाग लेने के लिए फ्रीलांस डिजाइनर्स अपने आवेदन 12 सितंबर तक भेज सकते हैं। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डिजाइनर को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने जो आज पोस्टर रिलीज सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी, उसका मेन पर्पस था कि आगराइट्स को ये बताना है कि आईफा फैशन अवार्ड, जिसका वो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो 2000 हमारा जो इवेंट है 2014, वो हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर को। और इसमें इस बार के शो में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोगों ने अवतार थीम पर काम कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम फैशन के डिफरेंट सीक्वेंस स्टार्टिंग के पीरियड से लेकर अब तक के एरा में जो चेंजेस आए हैं उनको हम लोग यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। प्लस रोबोट थीम, क्योंकि आगे आने वाला टाइम हम लोग देखें टेक्निकल पार्ट पर बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो हम उस टेक्निकल जो टेक्निक्स हैं उनको भी अप्लाई कर रहे हैं ड्रेसेस के थ्रू। तो हम रोबोट थीम को भी यहाँ पर शो करेंगे, तो इस बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्पेशल पार्ट है कि शो के अंदर सभी को पता है कि 10,000 हम लोग कैश प्राइज देते हैं विनर्स को। प्लस ये शो सभी फ्रीलांसर्स हैं या बुटीक्स ऑनर हैं, सभी लोगों के लिए ओपन है, कोई भी आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईफा का मेन उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि नई प्रतिभाओं को आगे ला करना। समाज में जो है, चाहे वो निम्न स्तर का हो, जो अमाउंट भी पे नहीं कर सकता, उसको आगे ला कर अपनी प्रतिभा की समाज में किसी भी क्षेत्र में जो है किसी को रहने चाहिए, उसी कार्य में आगे बढ़ते हुए आईफा जो है अक्टूबर में जो है इस तरह का जो है एक अवार्ड फंक्शन जिस तरह हर साल ऑर्गेनाइज करता है, इस साल भी कर रहा है अक्टूबर में। और डेफिनेटली इसके अंदर नई प्रतिभाओं का जो है शहर के अंदर, जो अपने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नाम करेंगी, उनका मेन उद्देश्य है। इसीलिए जो है अक्टूबर में जो है आईफा इस तरह का अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है। 14 का आगाज़ है। आज पोस्टर रिलीज सेरेमनी का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विगत 9 वर्षों से आईफा लगातार इस इवेंट को करता आ रहा है और आज ये सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का एकमात्र इवेंट है जिसमें भावी फैशन डिज़ाइनर्स को हम लोग एक मंच देते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। इसका उद्देश्य है वो डिज़ाइनर्स जो किसी भी कारणवश अपने ड्रेसेस को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा पाते, वो इस अवार्ड सेरेमनी के जरिए अपने ड्रेसेस को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस के साथ उनको हम लोग अवार्ड देते हैं और ट्रॉफी देते हैं। और आइए अब ताज न्यूज के स्पेशल सेगमेंट पीस ऑफ न्यूज की तरफ रुख करते हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट पुष्पांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रविशंकर से जानते हैं कि क्या वाकई रियल एस्टेट इस वक्त क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है।
ये बड़ा ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है कि रियल एस्टेट में बहुत क्राइसिस है, और ये सिर्फ आपका परसेप्शन नहीं है, बाज़ार का भी मोर और लेस कुछ इसी तरह का परसेप्शन है। यहाँ हमको ये समझना होगा कि किसी भी क्राइसिस के जो इंडिकेटर्स हैं, जो नियामक हैं जिनसे ये तय होता है कि सचमुच में क्राइसिस है या नहीं है, उसको थोड़ा इंट्रिकेटली समझना होगा। नो डाउट इत्तेफाक से जो इंडिया में रियल एस्टेट डेवलप हुआ वो महानगरों के इर्द गिर्द डेवलप हुआ, और बाद में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के एंटरप्राइजेज़ ने इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट देने की कोशिश की। महानगरों में एक के बाद एक जब होड़ लगी डेवलपमेंट्स की, प्रोजेक्ट्स की, आज की स्थिति में चाहे वो दिल्ली एनसीआर का मार्केट हो, चाहे बेंगलुरु का मार्केट हो, ये सारे मार्केट्स ओवर सप्लाई पे खड़े हैं, जिसकी वजह से एक डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप दिखाई देता है। ये मेरा जो कहना है, मेरा जो टेक है इस पे, कि ये नेशनल क्राइसिस नहीं है। महज मेट्रोज़ की क्राइसिस को पूरे देश की क्राइसिस बताना लाजमी नहीं होगा। इस हर रियल एस्टेट उद्योग में माइक्रो मार्केट्स हैं, क्योंकि डिमांड माइक्रो लेवल पे है, और जहाँ पे जितने डिमांड ड्राइवर्स होंगे वो मार्केट उतनी ही स्ट्रेंथेंड होगी। अगर आप आगरा की मार्केट को देखें तो आगरा की मार्केट की जो फीडिंग है, जो डिमांड फीडिंग है, ये यहाँ के रेडियल डिस्टेंस में एटा, इटावा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, अवागढ़, हाथरस, इन जगहों से आने वाले लोग आगरा में आज की तारीख में एक आशियाना बनाना चाहते हैं। आगरा की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो अपने लिए एक आशियाना चाहती है। तो आगरा की मार्केट अपने आप में बहुत स्ट्रेंथेंड है। अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया जिस तरीके से परसीव करता है क्राइसिस को, एक्चुअल टर्म्स में ये क्राइसिस उन टर्म्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेरा ये कहना है कि ये महानगरों में डिमांड सप्लाई की क्राइसिस है। आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में ऐसा नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहे ताज न्यूज़। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।